दोस्तों वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है यूपीएससी 2024 को टारगेट लेते हुए साथ ही साथ जितने भी पीसीएस हैं जिसमें जो आपका 24 में होने वाला है, चाहे वो बीपीएससी का हो जो आपका 20 सितंबर में है, चाहे वो यूपी पीसीएस जो नेक्स्ट ईयर के लिए, सभी को टारगेट करते हुए हम लोग 1 साल का कठिन परिश्रम दोस्तों करेंगे। ठीक है, जिसमें पूरा जो है अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, पीटी का, मेंस का और साथ ही साथ सीसेट और आंसर राइटिंग के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज़ में मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 6 का आज पढ़ाया है, एक पार्ट, एक लेक्चर। ठीक है, अभी हम लोग इकोनॉमी का आज लेक्चर 1 है, जिसमें हम एक चैप्टर आज इकोनॉमी का कवर करेंगे और इकोनॉमी के लिए हम लोग नितिन सिंघानिया का जो 4th एडिशन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ चैप्टर 1 का ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। ठीक है, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ देख सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इकोनॉमी का लेक्चर 1। आप देख रहे हैं जीरो आई एस का चैनल। ठीक है, आइए मेरे बारे में कुछ जानकारी है। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारा इंग्लिश का, इकोनॉमी में इंग्लिश का चैप्टर 1 है। ठीक है, और एक तरफ हमारा हिंदी का चैप्टर है। ठीक है, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है दोस्तों। ठीक है, आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं कि एक बार आप इसको रीड कर लिए होंगे, उसके बाद मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला जो चीज़ है वो है कि अर्थशास्त्र जो हमारा इकोनॉमी चीज़ है और इकोनॉमी दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, इकोनॉमिक्स जो होता है एक सब्जेक्ट होता है जो आप पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन जब आप वही इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर देते हो तो हमको इकोनॉमी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। तो अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है और जब हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे आपने मान लीजिए डिमांड के बारे में पढ़ा, मांग के बारे में पढ़ा, आपने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा कि किसी भी चीज़ का जो है अगर डिमांड बढ़ता है तो उसका महंगाई बढ़ता है। तो जब उसको आप इकोनॉमी में देख लिए कि यार जब कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है डिमांड बढ़ गया था तो उसका महंगाई क्या हुआ था? बढ़ गया था। तो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा, जब उसको आप अप्लाई करके देख लिए तो उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो होता है दोस्तों एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत से संबंधित है। और उसी को जब हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, जब परस्पर संबंधित उत्पादन और उपभोग गतिविधियों का एक बड़ा समूह होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन और कंजम्पशन को लिंक करते हैं। तो मतलब समझना ये है कि जो इकोनॉमिक्स होता है वो एक आपका सब्जेक्ट है और जो इकोनॉमी है वो आपका क्या है? जब इकोनॉमिक्स काम करता है, मतलब जब अप्लाई होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद एक इकोनॉमिस्ट थे, नाम था रॉबिन्स। रॉबिन्स ने बोला है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस ऑफ स्कार्सिटी है। देखिए, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। तो आपको पता है कि कोई भी संसाधन है वो पर्याप्त नहीं है, सब चीज़ का कमी है। तो इकोनॉमिक्स मतलब होता है कि किस तरह से आपके पास जो भी संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उसको किस तरह से आप एलोकेट करते हो, किस तरह से आप उसको यूज कर रहे हो और किस तरह से उसको आप जो है अलग अलग क्षेत्र में आवंटन कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक, समझ गए? चलिए आगे देखिए। अब इकोनॉमिक्स तो आपको समझ में आ गया और इकोनॉमी भी समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं, प्रकार? तो एक टाइप्स होता है जिसको हम लोग किस आधार पे बांटते हैं? जिसको हम लोग बांटते हैं दोस्तों डिमांड और सप्लाई के आधार पे, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है तो उसके आधार पे। तो एक होता है मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम लोग बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो बाजार अर्थव्यवस्था में कौन सा चीज़ कितना प्रोड्यूस होगा, उसका कीमत क्या होगा, सभी चीज़ हम लोग मार्केट पे छोड़ देते हैं, बाज़ार पे छोड़ देते हैं। ठीक है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करती है और सब चीज़ बिना किसी अप्रतिबंधित प्रतिस्पर्धा के द्वारा, अनरिस्ट्रेंड कंपटीशन के द्वारा चलता रहता है। ठीक है, अगला होता है नॉन मार्केट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है दोस्तों? बाज़ार का कोई रोल नहीं होता है। कोई भी चीज़, मान लो मैगी कितने का बिकेगा वो सरकार डिसाइड करेगा, चीनी कितना किलो बिकेगा वो सरकार डिसाइड करेगा। तो उसको बोलते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी, गैर बाजार अर्थव्यवस्था। तो बाजार अर्थव्यवस्था में सभी चीज़ डिसाइड करता है मार्केट, प्राइवेट प्लेयर। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं होता, पूरा कंपटीशन होता है। और नॉन मार्केट में सभी चीज़ को डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट, सरकार करता है। ठीक है, मतलब हर सरकार का हस्तक्षेप क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब मिश्रित। तो दोनों का मिक्सचर को, जो मार्केट इकोनॉमी भी हो और नॉन मार्केट भी हो, मतलब सरकार भी इंटरफेयर भी करे लेकिन हमेशा ना करे, और प्राइवेट प्लेयर भी अपना डिमांड सप्लाई से करे, मतलब दोनों चीज़ का मिक्सचर हो, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। सिंपल। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक है, वो देखेंगे इकोनॉमिक गुड्स, आर्थिक वस्तुएं कितना कौन कौन सा होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक गुड्स वो सारा सेवा होता है या प्रोडक्ट होता है जो कंज्यूमर, जो उपभोक्ता होता है, उसकी
ज़रूरत और इच्छाओं को पूरा करता है। ठीक है, तो जो आर्थिक वस्तुएं होती है उसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किस आधार पे? तो क्या उसमें कोई कंपटीशन है या नहीं है उसके आधार पे, और क्या उसको हम लोग जो है बहिष्कृत किसी को कर सकते हैं या नहीं, तो उसके आधार पे 4 चीज़ में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला है राइवलरस। राइवलरस मतलब जहाँ पे कोई प्रतिद्वंदी होता है, और एक होता है नॉन राइवलरस मतलब जहाँ पे प्रतिद्वंदी नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो राइवलरस का मतलब है कि आपका निजी उपभोग का जो वस्तु है। ठीक है, जैसे आपको कार है, टीवी है, तो मान लीजिए कार का डिमांड बढ़ जाएगा, कार को डिमांड ज़्यादा करने लगे तो कार का मांग बढ़ जाएगा, उसका पैसा बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा, तो कुछ लोग इससे क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो राइवलरस मतलब उसमें प्रतिद्वंदी हो रहा है और उससे कुछ लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे, अगर उसका मतलब बाहर हो जाएंगे, बहिष्कृत हो जाएंगे अगर उसको वो खरीद नहीं पाएंगे। तो एग्जांपल क्या है, जैसे कार है, टीवी है, मान लीजिए कार का डिमांड बढ़ गया तो बहुत सारे लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे और कंपटीशन हो जाएगा, है ना, कि हमें चाहिए हमें चाहिए, तो उसको बोलते हैं। तो ऐसा सामान जिसमें कंपटीशन भी हो, ठीक है, और कुछ लोग बहिष्कृत भी हो जाएंगे, उसको बोलते हैं राइवलरस एंड बहिष्कृत गुड्स। ठीक, कुछ गुड्स ऐसा हो सकता है जिसमें कंपटीशन तो हो लेकिन हम उसको एक्सक्लूड किसी को नहीं कर सकते हैं। जैसे कॉमन गुड्स जो होता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इसमें कोई आदमी एक्सक्लूड नहीं होता है। ये आपको एग्जांपल याद करना है। ठीक, अगला सामान वैसा होता है जिसमें प्रतिद्वंदी नहीं होगा और किसी उसको एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते। जैसे कोई मान लीजिए आपने ज्वाइन किया कोई क्लब या कोई वाईफाई आपने मान लो लिया, तो बताइए वाईफाई लेने में कोई कंपटीशन है? नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी को एक्सक्लूड कर, जो पैसा नहीं देगा उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो नॉन राइवलरस मतलब जिसमें प्रतिद्वंदी नहीं होगा लेकिन जो पैसा देगा वही यूज करेगा। जैसे वाईफाई का हो गया, टोल रोड, जो रोड में आपका टोल लगता है वो। और कुछ सामान ऐसा होगा जिसमें ना तो कोई प्रतिद्वंदी होगा ना ही किसी को हम लोग बहिष्कृत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुरक्षा है, राष्ट्र सुरक्षा, तो ये हम बोल सकते हैं क्या? मान लो कोई व्यक्ति बोलेगा कि हमको अब सुरक्षा से नहीं चाहिए, बोल सकता है? आप एक्सक्लूड कर सकते हैं? नहीं। जो देश का जो आर्मी है, सेना है, वो सबके लिए है। ठीक है, तो वैसा सामान जिसमें हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बहिष्कृत नहीं कर सकते, और जिसमें कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। जैसे राष्ट्र सुरक्षा है, तो राष्ट्र सुरक्षा देने का जिम्मेदारी किसका है? नेवी का है, आर्मी का है, डिफेंस का है। क्या हम और आप राष्ट्र सुरक्षा दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते? उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसमें कोई किसी को एक्सक्लूड भी नहीं करेंगे। तो ये जो एग्जांपल है वो आपको याद रखना है कि जो कॉमन गुड्स होता है, ठीक है, वो आपका राइवलरस भी होगा, नॉन एक्सक्लूडेबल होगा। जो प्राइवेट गुड्स होता है वो राइवलरस होता है, एक्सक्लूडेबल होता है। जो नॉन राइवलरस में क्लब गुड्स आता है, ये सब। और जो पब्लिक गुड्स होता है वो नॉन राइवलरस होगा, ना तो उसमें कोई कंपटीशन होता है, ना ही किसी को हम बहिष्कृत कर सकते। तो ये 4 जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए एक अगला चीज़ होता है आय का वृत्तिकार प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे और मैं इसलिए इतना अच्छे से आपको फोकस करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट मुझे बिल्ड करना। अभी हमारे पास 1 साल टाइम है, हम पूरा अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर MCQ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब अच्छे से दोस्तों करेंगे। ठीक है, तो देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब हो गया कि अब देखिए हाउस होल्ड है, कोई परिवार है, ठीक है, और एक तरफ बिजनेस है। तो ये बताइए हाउस होल्ड जो होता है, बिजनेस को क्या क्या चाहिए? बिजनेस को चाहिए यार ज़मीन। ठीक है, तो ये बिजनेस, तो हाउस होल्ड क्या करेगा? ज़मीन देगा बिजनेस को। ठीक है, तो एक जो परिवार है क्या कहते हैं, बिजनेस को ज़रूरत क्या पड़ता है? ज़मीन का, कैपिटल का, पूंजी का, लेबर का और एंटरप्रेन्योरशिप का। ये चारों चीज़ देता है। जैसे कोई भी मान लो टाटा को अगर फैक्ट्री लगाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए पड़ेगा? मज़दूर। मज़दूर कौन देगा? परिवार के ही सदस्य कुछ लोग मज़दूर बनेंगे। टाटा को ज़मीन चाहिए, ज़मीन किसके पास होता है? परिवार के पास, एक फैमिली के पास होता है। उसका टाटा को पूंजी चाहिए, पूंजी कहाँ से लाएगा? बैंक से। बैंक में पैसा कौन जमा करता है? लोग जमा करते हैं, परिवार। और एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यम, जो लोग, जो बिजनेस आता है, बिजनेस में जो चलाते हैं, जो रिस्क लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उद्यम। तो उद्यम कौन लगाता है? परिवार के ही लोग, है ना। तो ये इसने लगाया, ठीक है, कैपिटल हाउस होल्ड की तरफ से आया, परिवार की तरफ से आया। तो जब परिवार के लोग ज़मीन दिए होंगे तो बदले में क्या मिला होगा उनको? बताइए, रेंट मिला होगा। ठीक है, तो बिजनेस ने इनको बदले में क्या दिया? बिजनेस दिया रेंट। किसके बदले में? ज़मीन के बदले में क्या मिला इसको? रेंट। इसने कैपिटल दिया होगा, पूंजी ने, तो कैपिटल के बदले में क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। ठीक है, ब्याज मिला। उद्यम लगाया होगा तो उद्यम को क्या मिलता है? प्रॉफिट। और लेबर, अगर श्रम किया तो श्रम को क्या मिलेगा? मजदूरी। तो हाउस होल्ड ने क्या दिया था उनको? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, पूंजी, श्रम, भूमि और उद्यम। और बदले में
बिजनेस ने क्या दिया, वेज, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो भी बिजनेस है दोस्तों वो कुछ सामान बनाएगा, जैसे टाटा है तो गाड़ी वाड़ी बनाता है, नेस्ले है तो मैगी बनाता है, तो गुड्स और सर्विस बनाता है बिजनेस, इसको गुड्स सर्विस देता है परिवार के लोग को, और परिवार के लोग बदले में इसको क्या देते हैं, पैसा कंज्यूम करते हैं। तो गुड्स और सर्विस का फ्लो इधर होता है बिजनेस से परिवार की तरफ, हाउस होल्ड की तरफ, और हाउस होल्ड जो बदले में क्या देते हैं, पैसा। तो ये जो आपने देखा कि परिवार के लोग लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दिए, बदले में इसको वेज, इनकम, प्रॉफिट और रेंट मिला, ये कुछ सामान बनाए और हाउस होल्ड बदले में पैसा दिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्योंकि देखिए इनकम का कैसे फ्लो हो रहा है, बिजनेस हाउस होल्ड से पैसा कमा रहा है, बदले में इसको सेवा दे रहा है, गुड सर्विस दे रहा है, ये लोग इसको लैंड, लेबर, कैपिटल दे रहा है, बदले में इसको ये पैसा दे रहा है। तो यही इनकम का क्या है दोस्तों, सर्कुलर फ्लो। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो कोई भी जो देश होता है दोस्तों वो कौन कौन सा आर्थिक गतिविधि करता है, क्या करता है, वो कुछ चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, कुछ चीज़ को उपभोग करेगा, और कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जब पूंजी वस्तु जब बनता है, कैपिटल गुड्स बनता है, जब पूंजी वस्तु बनता है किसी भी इकोनॉमी में, तो उसको हम लोग, और कंज्यूम होता है तो उसको हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे आगे जब चैप्टर में आएगा। तो एक चीज़ होता है आर्थिक एजेंट। आर्थिक एजेंट मतलब वैसा संस्थान, वैसा इंस्टीट्यूशंस जो आर्थिक निर्णय लेता है। तो वो निर्णय कोई भी ले सकता है, ये सरकार हो सकता है, ये बैंक हो सकता है, उपभोक्ता हो सकता है, ठीक है। और निर्णय किस टाइप का होता है, तो ब्याज दर हो सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, टैक्स का रेट हो सकता है, कितना खर्चा करना है, ये तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट। तो ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक निर्णय, इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है, उसको हम लोग इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जो अर्थशास्त्र होता है, जो इकोनॉमिक्स होता है दोस्तों, वो दो टाइप का होता है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो को हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, और माइक्रो को बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। नाम से ही पता है मैक्रो, MACRO। तो मैक्रो मतलब बड़ा। जब आप किसी देश का बात करते हो, किसी कंट्री का बात किए, कोई राज्य का बात कर दिए, है ना, या कोई ऊपर बड़ा चीज़ का बात किए, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मैक्रो। और जब हम किसी एक इंडिविजुअल का बात करते हैं, एक छोटा सा क्षेत्र का बात करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। समझ में आ गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है, ठीक है। और इसको डिवाइड कौन किया, तो इसको एक इकोनॉमिस्ट थे, नाम था जॉन मेनार्ड किन्स। इन्होंने एक बुक लिखा था, नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसने इसमें जो है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बोला था, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग जो है 4 क्षेत्र के बारे में अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। हम लोग फर्म के बारे में पढ़, मतलब होता है कोई बिजनेस। गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हाउस होल्ड, एक्सटर्नल सेक्टर। जब ये हम 4 क्षेत्र का बात करेंगे, ठीक है, फर्म्स, सरकार, हाउस होल्ड और इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, बाहरी क्षेत्र, तब हम लोग उसको बोल देंगे दोस्तों क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, ये बोल रहा है कि जो फर्म और सरकार लिंक होता है, सरकार और परिवार लिंक होता है, परिवार और फर्म लिंक होता है, और बाहरी क्षेत्र मतलब एक्सटर्नल जो सेक्टर होता है उनसे लिंक होता है। तो कैसे, कोई भी देखो, ये जो फर्म मतलब इंडस्ट्री, इसको सरकार को टैक्स देता है, ठीक है, और बदले में सरकार इसको क्या देती है, फैसिलिटी देती है। परिवार के लोग, मैंने ऊपर देखा है, लैंड, लेबर, कैपिटल इसको देता है, बदले में गुड सर्विस देता है। तो जुड़ा हुआ है परिवार और सरकार, कैसे जुड़ा हुआ है, परिवार सरकार को टैक्स देता है, बदले में सरकार कुछ देती है। तो तीनों जो चीज़ है, चाहे वो फर्म्स है, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल और हाउस होल्ड है, ये चारों चीज़ आपस में लिंक है। और ये तीनों चीज़ जो होता है एक्सटर्नल सेक्टर, बाहरी क्षेत्र से रिलेटेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण, ठीक है, जहाँ पे गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है इंडिया से बाहर देश को, ठीक है। तो जब हम लोग 4 इकोनॉमी में हम लोग जब चारों चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, फर्म्स, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, एक्सटर्नल सेक्टर, तो वैसे इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वहीं जब हम एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पे हम कोई कंट्री, सरकार, फर्म्स का बात नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। नाम में लिखा हुआ है समष्टि। समष्टि मतलब नाम से ही पता चल रहा है बड़ा होता है, और उसका जस्ट उल्टा होता है सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स की बात करते हैं, एक परिवार की बात करते हैं, एक व्यक्तिगत परिवार की बात करते हैं, ठीक है। अब दोनों में टेबल के माध्यम से डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिखा है, एक इंडिविजुअल का बात करता है, एक व्यक्तिगत की बात करता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे इकोनॉमिक्स को एक साथ देखता है, ठीक है। यह समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो कंज्यूमर का बिहेवियर देखता है,
उपभोक्ता की बात करता है, इंडिविजुअल का बात करता है, थोड़ा थोड़ा फर्म्स का बात करता है। लेकिन ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो सब चीज़ को शकल के रूप में देखता है, एग्रीगेट के रूप में देखता है, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो, नेशनल आउटपुट, इन्फ्लेशन, मतलब बड़ा बड़ा चीज़ को देखता है। ठीक है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें जो माइक्रो वेरिएबल्स रहते हैं वो कांस्टेंट रहता है। माइक्रो वेरिएबल मतलब बड़े बड़े चीज़, मतलब जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो जो माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं, जो बड़े बड़े चीज़ होते हैं, ठीक है, वो क्या रहते हैं दोस्तों, कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट मतलब स्थिर रहते हैं। जैसे महंगाई, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो महंगाई के बारे में उतना नहीं पढ़ेंगे, वो कांस्टेंट मान के चलेंगे। और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जब छोटे चीज़ को हम लोग सूक्ष्म मान लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जब हम लोग माइक्रो पढ़ेंगे तो जो बड़े बड़े चीज़ है ना, सूक्ष्म नहीं होगा, यहाँ सुधार लो, सूक्ष्म चीज़ नहीं, मतलब वे समष्टि चर स्थिर होते हैं। समष्टि मतलब बड़े बड़े चीज़ स्थिर होते हैं। और वही जब हम समष्टि की बात करेंगे तो जो व्यष्टि चर होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब जब हम बड़े इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तब छोटा छोटा चीज़ को कांस्टेंट मानेंगे, और जब माइक्रो का बात करेंगे तो बड़े बड़े चीज़ को कांस्टेंट मानेंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टूल होता है, जो उपकरण होता है, वो होता है किसी विशेष वस्तु, मतलब पूरा एक सब चीज़ का नहीं, कोई पार्टिकुलर चीज़ का हम लोग डिमांड और सप्लाई को देखते हैं। ठीक है, लेकिन वही जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम टोटल की बात करते हैं, एग्रीगेट की बात करते हैं, शकल की बात करते हैं, कुल की बात करते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, जहाँ किसी चीज़ का मूल्य के आधार पर देखते हैं उसका डिमांड सप्लाई क्या चेंज हो रहा है किसी पार्टिकुलर चीज़ का। और वहीं जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तब हम लोग इनकम और एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं, मतलब बड़ा चीज़ का बात करते हैं। तो ये जो टेबल है दोस्तों वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ के पूरा अच्छे से इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे, कुछ छूटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या सकारात्मक अर्थशास्त्र ये बोलता है दोस्तों कि दुनिया में जो भी समस्या है उसका किस तरह से हम लोग वास्तविक रूप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए पूरे विश्व में आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोज़गारी है या गरीबी है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो वो जब हम उस इकोनॉमिक्स को हम लोग उस तरह से पढ़ते हैं कि हम लोग को प्रैक्टिकल चीज़ को सॉल्व करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो बात करता है थ्योरी का, जो अर्थशास्त्र का राय और सुझाव से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब कोई चीज़ प्रैक्टिकली प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, सकारात्मक अर्थशास्त्र। और जब अर्थशास्त्री अपना राय देते हैं, सुझाव देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेली अभी से आप पढ़िए, तो ये सुझाव है आपका। ठीक है, उसको बोलेंगे नॉर्मेटिव। लेकिन वही जब आप उसको लागू करेंगे और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ेंगे तो उसको बोल देंगे पॉजिटिव। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। अब इकोनॉमी का मेन प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया इकोनॉमी क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास संसाधन सीमित है ना, हम लोगों का संसाधन का अभाव है, संसाधनों की कमी है। तो किस तरह से हम लोग जो है संसाधन को हम लोग को प्रोड्यूस करना है, उसी संसाधन को हमारे पास जैसे कोयला है, ठीक है, तो कोयला से हम बिजली का उत्पादन करें या कोयला से हम कुछ और बनाएं। जैसे हमारे पास लोहा है, ठीक है, तो क्या हम लोहा से स्टील बना दें या लोहा से गाड़ी बना दें या फिर लोहा से कुछ और बना दें, क्योंकि आयरन तो भाई लिमिटेड है। तो जो भी हम लोग के पास संसाधन का कमी होता है तो उसको किस तरह से हम लोग क्या प्रोड्यूस करना है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। जब ये तीन चीज़ अर्थ इकोनॉमी में ये तीन चीज़ प्रॉब्लम होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और हाउ क्यों करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। यही अर्थव्यवस्था का मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आया? तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी, क्या प्रोड्यूस करना है और किस कीमत पे करना है, कितना में करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है। जैसे मान लो हम बोलें कि यार हमें जो है कार बनाना है, ठीक है, या मिक्सचर की फैक्ट्री लगाना है। अब मिक्सचर की फैक्ट्री लगाने के लिए हमारे पास ज़मीन तो फिक्स है, जो भी रिसोर्स लगता है बेसन वेसन वो लिमिटेड है। तो कैसे बनाएंगे मिक्सचर बनाएंगे या उस बेसन का कुछ और यूज करेंगे, सत्तू बना लेंगे या कुछ और कर लेंगे। ठीक है, और कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या टेक्नोलॉजी की मदद से करेंगे या उसको मशीन की मदद से करेंगे या मजदूर की मदद से करेंगे, क्योंकि रोज़गार भी देना है, वो भी एक चैलेंज है। और मशीन तो प्रयोग करेंगे, मशीन अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग हाथ से अगर सामान बनाएगा तो लेबर कॉस्ट लगेगा, हमारा श्रम का खर्चा लगेगा, लागत लगेगा, है ना। तो क्या प्रोड्यूस करना है,
कैसे प्रोड्यूस करना और किसके लिए करना है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ का सामान का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बाकी लोग गरीबी से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बहुत कम रहेगा तो कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा। तो इकोनॉमी में ये जो 3 मूलभूत समस्या है वो आता ही है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना और किसके लिए करना है, ठीक है। वो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में, आर्थिक मॉडल्स, ठीक है। तो आर्थिक मॉडल्स क्या होता है, तो अलग अलग जो भी वेरिएबल्स होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम लोग ऊपर देखे वेरिएबल क्या था, इन्फ्लेशन था, जीडीपी था, तो किस तरह से आपस में लिंक होता है उसके लिए अलग अलग जो आर्थिक मॉडल है। जैसे कुछ बोलता है सप्लाई डिमांड का, जैसे सप्लाई डिमांड का बात करेंगे तो मान लीजिए आप लोगों ने मैगी का सप्लाई बहुत बढ़ गया, ठीक है, लेकिन डिमांड वही है, मतलब 10 लोग ही मैगी खा रहे हैं लेकिन मार्केट में मैगी 20 आ गया, तो क्या होगा, मैगी का ऑटोमेटिकली दाम कम हो जाएगा। तो जो अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक मॉडल डिमांड सप्लाई का बात करता है उसको सप्लाई डिमांड मॉडल बोलते हैं। और सर्कुलर फ्लो मॉडल मतलब ऊपर वाला जो हम लोगों ने देखा लैंड लेबर कैपिटल, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो इकनॉमी को पढ़ने का 2 मॉडल है, और भी बहुत सारे मॉडल है, सब एक है सप्लाई डिमांड, एक है सर्कुलर फ्लो, ठीक है, और भी बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, कि अर्थव्यवस्था का क्या क्या क्षेत्र होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक है हमारा प्राइमरी सेक्टर, नाम से ही पता है प्राइमरी, प्राथमिक। प्राथमिक मतलब जब भी आप रॉ मटेरियल का प्रयोग करते हैं, नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करके कुछ बनाते हैं, उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर के जितना भी चीज़ चाहिए, मिट्टी चाहिए, गेहूँ चाहिए, पानी चाहिए, बीज चाहिए, सभी चीज़ रॉ मटेरियल कहाँ से आया है, नेचर से आया है, तो उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। उसी तरह जंगल में जो पेड़ वेड़ है कहाँ से आया, नेचर से, रॉ मटेरियल। उसी तरह मछली भी नेचर से, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन भी नेचर से। तो वैसा चीज़ जहाँ पे कच्चा माल और प्राकृतिक संसाधन के रिलेटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। समझ में आ गया। अगला है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है नेचर का, ठीक है, उसको हम लोग प्रोसेसिंग करके कुछ बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर। जैसे मान लीजिए आपने गेहूँ से, ठीक है, आटा बनाया, तो नेचर में आटा तो मौजूद नहीं था, क्या मौजूद था, गेहूँ। तो गेहूँ को आपने प्रोसेसिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग करके क्या बना दिया, आटा। तो आटा का जो इंडस्ट्री है, व्हीट इंडस्ट्री, वो सेकेंडरी सेक्टर में दोस्तों आएगा, ठीक है। आपने आयरन, जैसे आपको पता है रॉ आयरन जैसे आपको मिलता है ना, लोहा, आयरन ओर, तो आयरन ओर की जो इंडस्ट्री होगी, ठीक है, जो आयरन ओर बनाएगा, ठीक है, आयरन ओर की इंडस्ट्री जो हो जाएगी, जो नेचर से डायरेक्ट आयरन निकालेगा वो आयरन ओर, तो वो हमारा हो गया प्राइमरी सेक्टर। लेकिन वही अगर इससे हम लोग स्टील बना लें तो ये हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कुछ चीज़ प्रोसेसिंग हो गया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो वो आ जाता है दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में। और प्राइमरी सेक्टर डायरेक्ट आपको नेचर से मिलेगा, उसमें कोई भी चीज़ बनता नहीं है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल देख लीजिए, माध्यमिक क्षेत्र का एग्जांपल है बिजली। बिजली कैसे बनता है, कोयला से, विंड, हवा से, पानी से, गैस भी आपको पता है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस कैसे बनता है, जल आपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये सब क्या है दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा सेक्टर है टर्सरी सेक्टर, जिसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो जो क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस देता है उसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसमें कुछ बनता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कुछ बन रहा है क्या, नहीं, सेवा दे रहा है आपको। पर्यटन हो गया, परिवहन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, आईटी सर्विस हो गया, ये सब क्या है, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। अगला है क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थक क्षेत्र। तो ये इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जहाँ भी रिसर्च डेवलपमेंट का बात हो, नॉलेज का बात हो दोस्तों, इंटेलेक्चुअल का बात हो, बौद्धिक और ज्ञान आधारित क्षेत्र हो, ठीक है, परामर्श जैसे कंसल्टेंसी का होता है ना, बीपीओ का जॉब होता है, ठीक है, कॉल सेंटर, वो सब क्या है दोस्तों, क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थक क्षेत्र, जो इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड है, जिसमें कस्टमर केयर से जो बात करते हो आप, ठीक है, यह रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है। लास्ट है हमारा क्विनरी सेक्टर, जिसको बोलते हैं पंचभागी क्षेत्र। तो सिंपल याद रखना है, जहाँ भी डिसीजन मेकिंग होगा, चाहे वो कोई सरकार में हो या इंडस्ट्री में हो, जो जैसे नीति आयोग, तो नीति आयोग की किस चीज़ का, नीति आयोग जो है वो क्विनरी सेक्टर, क्योंकि वो डिसीजन लेता है। उसी तरह कोई एमडी का जो पोस्ट होगा, सीईओ का जो पोस्ट होगा, वो क्विनरी सेक्टर है, ठीक है। तो जो भी
उच्च स्तरीय निर्णय लेना जहाँ शामिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पंचभागी क्षेत्र। सिंपल है, समझ में आ गया। तो प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्स डायरेक्ट यूज होता है, सेकेंडरी में उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, टर्सरी में सेवा प्रोवाइड करता है, क्वार्टरली में नॉलेज और इंटेलेक्चुअल बेस्ड होता है, बौद्धिक और ज्ञान आधारित बीपीओ रिसर्च डेवलपमेंट ये सब है, और क्वीनरी में जो डिसीजन मेकिंग से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको बोलते हैं उत्पादन संभावना सीमा। ठीक है, तो इस टॉपिक में बस आपको ये समझना है दोस्तों, जैसे कि बोला उत्पादन संभावना सीमा मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। जैसे मान लीजिए आपके पास गेहूँ है, ठीक है, तो गेहूँ से आप आटा भी बना सकते हैं और गेहूँ से आप जो है पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जब एक रॉ मटेरियल से, एक फाइनाइट रिसोर्स से, एक सीमित संसाधन से और प्रौद्योगिकी पर निर्भर होकर जब हम दो चीज़ किस तरह से बनाएं, क्या हम सिर्फ आटा बनाएं या पिज़्ज़ा बनाएं, किस तरह से दोनों को बैलेंस करें, वो दिखाने का तरीका के लिए हम लोग एक वक्र का कर्व का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो एक तरफ हमारा गुड्स है एक्स और एक तरफ गुड वाई है, मतलब एक तरफ समान एक्स एक समान वाई है। ठीक है समझ में आया? तो बस आपको यही याद रखना है। तो याद आपको ये रखना है कि संसाधनों की कमी के कारण हम अपनी सभी मांग को पूरा नहीं कर सकते। हमारा गेहूँ लिमिटेड है, तो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ आटा ही बना लें। पूरा आटा बना सकते हैं क्या? नहीं, पिज़्ज़ा भी तो चाहिए इकोनॉमी में, है ना। तो सभी मांग को, कोई बोलेगा नहीं हमको सिर्फ पिज़्ज़ा खाना है, तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि आटा भी ज़रूरी है। कोई बोलेगा नहीं सिर्फ रोटी खाएंगे, तो पिज़्ज़ा को भी लोग पसंद है। ठीक, तो संसाधनों की कमी के कारण हम अपनी सभी मांग को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास गेहूँ जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो चॉइसेस आर टू बी मेड फ्रॉम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी एंड रेंज ऑफ चॉइसेस। तो हमारे पास संभावना बहुत सारा, हम गेहूँ से आटा ही बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं और भी दुनियादारी बहुत बना सकते हैं, लेकिन चूंकि संसाधन रिसोर्स लिमिटेड है, इसीलिए हम लोग जो है उसको लिमिट करना पड़ेगा। हम लोग को सब चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। उसी चीज़ को दिखाने का तरीका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, समझ में आ गया? और इसमें कुछ जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी से मिलता जुलता एक टर्म है दोस्तों, जिसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर एक सामान को हम लोग को प्रोड्यूस करने के लिए कितना दूसरे सामान का कितना चीज़ को हम लोग कुर्बानी देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास रिसोर्स संसाधन लिमिटेड है। ठीक है, तो आप तो एक ही चीज़ प्रोड्यूस करते हो, या तो ये या तो ये। ठीक है, तो अगर एक सामान मान लीजिए एक्स है एक वाई है, ठीक है, तो वाई को प्रोड्यूस करने के लिए कितना एक्स हमको कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम वाई को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो है लिमिटेड। अगर आपको आटा चाहिए या गेहूँ चाहिए, सॉरी आटा चाहिए और पिज़्ज़ा चाहिए, तो एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए कितना आटा की कुर्बानी देना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसे एक वस्तु की उन यूनिट्स की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे एक यूनिट को दूसरी वस्तु का उत्पादन करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। मतलब कितना आप आटा छोड़ दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पिज़्ज़ा चाहिए, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बस आपको इतना ही याद रखना, और इसमें कुछ काम का उतना नहीं है। उसका देखिए इसी से मिलता जुलता इस जो अब क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, पीपीएफ क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है पीपीएफ मतलब ये वाला चीज़, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो पीपीएफ का क्या विशेषता है उसके बारे में देखिए पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड। अगर पीपीएफ जो है अगर नीचे की ओर आता है, यदि संसाधनों को ले लिया जाए तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन को कम कर अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। मतलब जितना हमारा स्लोप डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है, उतना हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो जितना ये नीचे होगा उतना हम एक सामान को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पीपीएफ इज कॉनकेव शेप्ड, अगर कॉनकेव होगा, ठीक है, तो पीपीएफ कैसा होता है दोस्तों? पीपीएफ जो होगा हमेशा क्या होगा? डाउन होगा। अभी देखो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, डाउन नीचे की ओर है, और कॉनकेव है। कॉनकेव मतलब कोई भी चीज़ जब इधर बाहर की ओर उठा होता है तो उसको कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, तो कैसा है वो? कॉनकेव शेप का है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे चीज़ को हम लोग को त्याग देना पड़ रहा है। और ऑल पॉइंट्स इनसाइड पीपीएफ आर इनएफिशिएंट, तो जितना पॉइंट पीपीएफ के अंदर होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम प्रोड्यूस कर रहे, देखिए जितना इधर बाहर होगा वो हम पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये प्रोड्यूस करना। तो पीपीएफ तभी अच्छा होता है जब कोई पॉइंट यहाँ पे उसके लाइन पे कर्व पे लाई करेगा। अगर इसके अंदर भी लाई कर रहा है तो इसका मतलब रिसोर्स का अच्छे से हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इनएफिशिएंट यूज कर रहे हैं। अगर बाहर कर रहा है इसका मतलब वो असंभव है। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट
इस पे लाई करेगा कर्व पे, तभी जो है माना जाएगा कि हम एफिशिएंट अच्छे से जो है दक्ष के रूप में जो है रिसोर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए इसको। बोल रहा है देखिए ई पॉइंट ये बोल रहा है कि संसाधनों का अक्षमता से उपयोग किया जा रहा है, ई पॉइंट। ठीक है, और एक बोल रहा है कि असंभव हम कर ही नहीं सकते ऐसा, और इस पर अगर कोई है तो बोल रहा है कि उपयुक्त जो इनपुट है उसका अच्छे से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो ये था पीपीएफ के बारे में आपको जानकारी। ठीक है, अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे दोस्तों, उसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अगला है दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल है, कोई इसमें उतना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। इसको अवसर लागत भी बोलते हैं। ठीक है, तो अवसर लागत का मतलब ये हुआ कि आपने कौन सा विकल्प चुना है। ठीक है, और कौन सा विकल्प जो है आपके पास सबसे अच्छा विकल्प कौन था उसको बोलते हैं एफओ। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन था। ठीक है, इसको एग्जांपल से आप समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लिया आप ही हो। ठीक है, तो आप मान लो आप आज वीकेंड है, छुट्टी है। ठीक है, आपके पास आज छुट्टी है, तो आप सोचें कि यार अगर आपको उस दिन कोई काम मिल रहा था कि आपको जो है कोई असाइनमेंट मिल रहा है, अगर आप वो करते हो तो 5,000 रुपया जो है आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन तो ये आपने नहीं चुना। आपने क्या किया, छुट्टी था, आपने 5,000 रुपये कमाने के बदले क्या किया, छुट्टी में घूमना पसंद किया, जिसमें आपको खर्चा हुआ 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो आपने सबसे अच्छा विकल्प आपका ये था बेस्ट, कि आप यार काम करते तो 5,000 रुपये मिलता, लेकिन आपने दूसरा जो है विकल्प चुना, ये भी अच्छा विकल्प है लेकिन इससे कम है, क्योंकि अभी इसमें काम करते तो आपको 5,000 रुपये मिलता है। घूमे तो वो भी घूमे तो माइंड फ्रेश हुआ, लेकिन आपको खर्चा हो गया 3,000। तो जब कोई ख़राब विकल्प मतलब कंपेरेटिवली जब ख़राब विकल्प आपने चुना तो आपको जो भी नुकसान हुआ, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि आपका पास जो अवसर था वो आपका एक तरह खर्चा के रूप में कन्वर्ट हो गया, आप उसको जो है कमा नहीं पाए, वो आपका घाटा हो गया। तो आपको अगर आप नहीं जाते ट्रिप में, काम करते हैं तो 5,000 रुपये मिलता, लेकिन चूँकि आप काम करने भी नहीं गए, ठीक है, और आपका 3,000 रुपये घूमने के कारण खर्चा हो गया, तो जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ, क्योंकि आपने ख़राब विकल्प को चुना, उसको हम लोग बोलते हैं कितना हुआ, 5,000 रुपये लॉस तो हुआ ही हुआ, क्योंकि आपने काम नहीं किया, जो आपको अवसर मिला था, साथ ही साथ 3,000 रुपये आपने खर्चा भी कर लिया, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो गया दोस्तों, 8,000 रुपये। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आपके पास ये 200 रुपये है, कितना है ये 2,000 रुपये नोट है। ठीक है, तो या तो 2,000 रुपया आपने जूता खरीद लो, या 2,000 रुपये आप कहीं क्या कर लो, इन्वेस्ट कर लो। अगर 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो आपको 5% मिलता है, तो 2,000 का 5% कितना हो गया, 100 रुपया। ठीक है, चलिए जूता तो आपका यूज हो जाएगा पहनने के, लेकिन जूता खरीदने के कारण आपका जो सबसे बढ़िया ऑप्शन था कि 5% आप कमाते 200 रुपया, 2,000 पे 5%, तो 100 रुपये का आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जब कोई ख़राब विकल्प चुनते हैं हम, तो उसके कारण जो हमारा अच्छा विकल्प के कारण जो नुकसान हो जाता है, ठीक है, नहीं चुनने के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि सबसे जो बेस्ट अल्टरनेटिव था, सबसे जो बेस्ट आपका विकल्प था, उसको छोड़ के कोई और आपने विकल्प चुना, तो उसके कारण जो आपका घाटा हुआ, जो आपको नुकसान हुआ, उसको हम लोग क्या बोल दिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आशा करते हैं कि आपको जो है ये एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो बस आपको इसमें कुछ कर्व है, बस आपको याद रखना है। तो इनडिफरेंस कर्व का मतलब सिंपल सा आप ये देख लो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो सामान है, ठीक है, मान लीजिए आपको पेप्सी भी है, ठीक है, और आपके पास पिज़्ज़ा भी है। ठीक, एक पेप्सी और एक पिज़्ज़ा खाने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, संतुष्टि मिल रहा है, जो उपयोगिता मिल रहा है, ठीक आपको, वही अगर 0 पेप्सी और 2 पिज़्ज़ा से मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व का मतलब अलग अलग सामान का इस तरह से कॉम्बिनेशन कि आपको जो है समान संतुष्टि, इक्वल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी मिले, उसको इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। बाकी बस समझ में आ गया इनडिफरेंस कर्व क्या है, कि अलग अलग सामान का इस तरह से कॉम्बिनेशन हो कि आपको समान संतुष्टि मिले, समान जो है सेटिस्फैक्शन मिले, यूटिलिटी मिले, उपयोगिता मिले, उसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। बस आपको यही इसमें समझना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, एक है एंजल कर्व। ठीक है,
तो एंजल कर्व एक साइंटिस्ट थे, स्कॉलर थे, उसका नाम था अर्नेस्ट एंजल, ठीक है। इसने ये बोला, तो एंजल कर्व ये बताता है दोस्तों कि अगर लोगों का इनकम बढ़ता है तो किस तरह से उसका जो है कमोडिटी का डिमांड घटता है या बढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंजल कर्व, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपका इनकम था 10,000, ठीक है, तो आप मान लीजिए 500 रुपये का टिकट देखते थे, मूवी देखते थे, या 250 रुपये का 2 मूवी देखते थे। आपको मूवी देखने का खूब शौक है, तो 20,000 रुपये आपका सैलरी हो गया, तो आप जो है मूवी का टिकट ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। तो इनकम बढ़ने से देखिए इनकम बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए आपका इनकम ये था, फिर जब आप इसमें गए तो आपका इनकम देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ गया, ये हो गया। तो आपका देखिए पहले आप इतना क्वांटिटी डिमांड करते थे, अब क्वांटिटी भी इधर क्या हो गया, आपका बढ़ गया। तो एंजल कर्व बोलता है कि आपका अगर इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, आपका जो आय बढ़ता है, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता कितनी मात्रा में वस्तु का उपयोग कर रहा है, मतलब कितना क्वांटिटी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं एंजल कर्व। तो एंजल कर्व किसका रिलेशनशिप है, इनकम और क्वांटिटी का, ठीक है, मतलब आय और वस्तु का, सिंपल, ये हो गया। ऊपर हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़े, उसमें क्या पढ़े कि सेम अलग अलग गुड्स का इस तरह से कॉम्बिनेशन कि आपको जो है समान संतुष्टि मिले, उसको क्या बोल दिए, इंडिफरेंस कर्व। बस कर्व का नाम याद रखना, वक्र का नाम याद रखना है। अगला है हमारा कुजनेट कर्व। तो कुजनेट कर्व जो है असमानता और आर्थिक वृद्धि के का रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। तो कुजनेट कर्व किसका रिलेशनशिप है दोस्तों, आर्थिक वृद्धि और असमानता का, ठीक है। तो जब आप ग्राफ देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि देखिए आपको पता है कि जैसे जैसे देश विकास होता है, विकसित होता है, ठीक है, तो वैसे वैसे लोगों में क्या आता है, समानता आता है। जैसे आप नॉर्वे स्वीडन का देखेंगे तो वहाँ समाज जो है समान है, ठीक है। और जैसे जैसे लोग जितना गरीब होता है वहाँ पे असमानता बहुत ज़्यादा होगा, इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा। जैसे इंडिया में देख लो, पहले जब गरीब था तो असमानता ज़्यादा था, और जैसे जैसे अभी विकसित नहीं हुआ है, जैसे जैसे डेवलपिंग और बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो असमानता बढ़ते जा रहा है। जैसे आप देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अलग अलग इंडेक्स है ना, इनइक्वलिटी इंडेक्स जो होता है, आप देखो उसमें ऑक्सफैम का रिपोर्ट अगर देखेंगे तो बोलता है कि टॉप इंडिया में जो टॉप 1% लोग हैं उसके पास 70% इनकम के आसपास है, ठीक है। अब देखो एक तरफ आप देखो कि मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, और बगल में देखो कि धारावी जो है एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम एरिया है वो है। तो जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे असमानता बढ़ता है। लेकिन कुछ पॉइंट आएगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे टर्निंग पॉइंट इनकम। उसके बाद अगर आर्थिक वृद्धि बढ़ेगा, लोगों का आय बढ़ेगा, तो असमानता भी घटेगा, जैसे नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड का है। तो जैसे जैसे देश में विकासशील की तरफ बढ़ता है तो एक टॉप पोजीशन पे आएगा जहाँ पे इनइक्वलिटी मैक्सिमम होगा। फिर धीरे धीरे इनइक्वलिटी देखो यहाँ से जब नीचे आ रहे हो तो इनइक्वलिटी दोस्तों घट रहा है, इधर घट रहा है ना, घट रहा है, और आपका पर कैपिटा इनकम मतलब लोगों का आय भी बढ़ रहा है। तो ये जो कर्व रिलेशनशिप दिखाए उसको बोलते हैं कुजनेट कर्व, ठीक है। तो अभी तक 3 कर्व देखे हम लोगों ने, एक था इंडिफरेंस कर्व जो संतुष्टि की बात करता है, एक देखें एंजल कर्व जो आर्थिक वृद्धि और जो अलग अलग जो लोगों का इनकम होता है तो किस तरह से किसी सामान का बढ़ता है वो देख लिए। और फिर हम लोगों ने देख लिया कुजनेट कर्व जो आर्थिक वृद्धि और असमानता का बात करता है, ठीक। अगला है दोस्तों बजट लाइन, ठीक है, ये सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो बजट लाइन ये बताता है दोस्तों, बजट मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो। आपका बजट है तो मान लिया आपके पास 1,000 रुपया है, ठीक है, तो 1,000 रुपया से आप कितने डिफरेंट टाइप का सेम गुड्स का कॉम्बिनेशन कितना खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपको मैगी खाने का शौक़ है, 10 रुपये का मिलता है। आपको कॉफ़ी पीने का भी शौक़ है, 5 रुपये का कॉफ़ी मिलता है, मान लीजिए जो घर में बनाते होंगे। तो क्या आप कितने कॉफ़ी खरीदें, क्या आप 50 कॉफ़ी खरीद सकते हैं, या आप कितना जो है मैगी खरीद सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है कि 2 गुड्स 2 सामान का, कि सेम इनकम जितने आपका 1,000 इनकम है तो आप कितना कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं किसी 2 चीज़ का, क्या क्या संभावना है, उसको हम लोग बजट लाइन बोलते हैं। बस आपको इतना ही समझना है। तो बजट रेखा वो रेखा होती है जो 2 वस्तुओं के सभी संभावित संयोजनों मतलब कॉम्बिनेशंस का चित्र में प्रतिनिधि मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, जिसे उपभोक्ता अपनी सभी उपलब्ध आय या बजट के साथ खरीद सकता है। उसको क्या बोलते हैं, बजट लाइन। क्लियर। चलिए आगे दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट मतलब समझते हैं, मार्केट क्या होता है। मार्केट मतलब बाज़ार। बाज़ार में आप क्या करते हैं, एक क्रेता होता है खरीदने वाला बायर, और एक सेलर होता है
जो आपस में जो है सामान का जहाँ लेन देन होता है, ठीक है। तो मार्केट जो स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह ढांचा होगा, क्या संरचना होगा, तो उसको जो डिसाइड करता है कि मार्केट में का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो डिसाइड होता है कि यार उसमें बायर कितने हैं। मान लीजिए कोई मार्केट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बायर हैं, खरीदने वाले बहुत है लेकिन बेचने वाला एक ही है। तो ये जो बेचने वाला क्या करेगा, अपना धाक जमा के बैठेगा, सामान का मनमानी बेचेगा। वहीं अगर बहुत सारे बायर होंगे तो सामान का दाम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, सिंपल। उसी तरह से बहुत सारे बायर हों, बहुत सारे बेचने वाले हैं लेकिन ख़रीदने वाला एक ही है, तो क्या होगा, ये बुलाएगा इसको, आइए मेरे पास ले लीजिए, आइए ले लीजिए, तो सामान का रेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो कोई भी मार्केट का ढांचा क्या होगा, संरचना क्या होगा, वो डिसाइड होता है कि जो भी वस्तु है, विक्रेता जो भी है, तो वस्तुओं को कितना क्रेता विक्रेता की संख्या क्या है, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ठीक है। क्या कोई भी बायर या सेलर आसानी से जो है बाज़ार में आ सकता है, जा सकता है, कौन सा गुड्स है, वस्तु की प्रकृति क्या है, नॉलेज है कि नहीं मज़दूर को, मतलब उपभोक्ता को और खरीदने वाले बेचने वाले को, और सामान का गुड्स का मोबिलिटी है कि नहीं, गतिशीलता है कि नहीं, ठीक है। तो उसके आधार पे ये जो है निर्णायक चीज़ है, निर्धारक चीज़ है, जो किसी भी मार्केट का स्ट्रक्चर को बताता है, ठीक। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वो अलग अलग टाइप्स का होता है। जैसे मोनोपोली होता है, मोनोपोली माना एकाधिकार, जहाँ पे एक ही बेचने वाला होगा। जैसे मान लीजिए रेल है, इंडियन रेल, तो अगर इंडियन रेलवे का क्या है दोस्तों, एकाधिकार, अगर आपको ट्रेन से जाना है तो रेल से ही जाना पड़ेगा, ठीक। एक होता है ओलिगोपोली, इसके बारे में हम लोग एक एक करके सब देखते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो अलग अलग मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मोनोपोली मतलब एकाधिकार। ओलिगोपोली में है ना अल्पाधिकार, जहाँ पे अधिकार तो होगा लेकिन जो बेचने वाला होगा वो एक नहीं होगा, दो तीन होगा, ठीक है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, मतलब योग्य प्रतिद्वंदी। एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। एक होता है मोनोप्सोनी, मतलब द्वयाधिकार। तो एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो बायर होता है, परफेक्ट, कोई भी चीज़ परफेक्ट कब होता है, योग्य कब होता है, परफेक्ट जब बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होगा, मतलब बायर और सेलर बहुत सारे होंगे। जैसे मान लिया आपको सिम लेना है, ठीक है, तो सिम लेना है तो बहुत सारे लोग हैं, बेचने वाले बहुत से, आपको टाटा का, जैसे आपको वोडा लेना है, आइडिया लेना है, रिलायंस का सिम लेना है, जियो लेना है ना, BSNL लेना है, बहुत सारे हैं। उसी तरह अगर मान लो को फ्लाइट से जाना है तो बहुत सारे बेचने वाले हैं, है कि नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले होंगे, बहुत सारे खरीदने वाले होंगे, ठीक है, ठीक। विशेषता क्या है कि क्रेता और विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, बायर और सेलर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और सामान जो होता है दोस्तों, वो एक समान आकार वकार का होता है। जैसे आपको फ्लाइट से जाना है तो आपका फेयर भी जनरली सेम होगा। मैगी खाना है तो आपके लिए मैगी 10 रुपये का मिलता है, सनफिस्ट का EP भी जो है 10-12 रुपये का मिलता है, मतलब आइडेंटिकल चीज़ है। आपको कोकोनट बिस्किट खाना है तो दुनिया भर का बनाता है, ब्रिटानिया भी बनाता है, सोबिस्को भी बनाता है ना, प्रिया गोल्ड भी बनाता है, ठीक है, और नेस्ले भी बनाता है। तो आइडेंटिकल सामान बिक रहा है, ठीक। उसी तरह कोई भी व्यक्ति है वो आसानी से मार्केट आ सकता है, मार्केट से जा सकता है, कोई भी, किसी अगर ब्रिटानिया को बंद करना है तो आसानी से बंद कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। और जो फर्म होता है, फर्म मतलब बिजनेस, मतलब कंपनियां जो होती है वो इलास्टिक डिमांड को फॉलो करती है, मतलब जो किसी भी सामान का डिमांड है वो अप डाउन होते रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक। तो ये जो हमारा योग्य प्रतिद्वंदी का विशेषता है, ठीक है। अच्छा, मोनोपोली मैंने बता दिया, जहाँ पे बेचने वाला तो एक ही होगा लेकिन ख़रीदने वाले बहुत सारे होंगे, और कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, मतलब कोई इसका जो है विकल्प नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है रेलवे, मैंने बताया रेल से जाना है तो आपको इंडियन रेल से ही जाना पड़ेगा, एक ही विक्रेता, बेचने वाला एक ही है, रेलवे, ठीक है, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेल से जाओगे तो रेल से, अब रेल से आए पानी जहाज से थोड़ी जाएंगे, रेल से ही जाएंगे, ठीक है। और कोई भी आदमी आसानी से आ नहीं सकता। अगर आपको सोच रहे कि हम रेलवे नया ट्रेन चलाएंगे तो आप नहीं चला सकते, क्योंकि मोनोपोली है, किसका है, इंडियन रेलवे का। उसी तरह प्राइस का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, अलग अलग कंज्यूमर के लिए। जैसे आपको AC में जाएंगे तो उसका अलग प्राइस है, तो अलग अलग उपभोक्ता के लिए अलग अलग कीमत मिलता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोनोपोली, ठीक। उसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंडीशन है दोस्तों, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा कंपनियाँ हैं, ठीक है, जो एक जैसा है लेकिन सही विकल्प नहीं है। जैसे टूथपेस्ट है, बहुत सारे हैं टूथपेस्ट, है ना, कोलगेट है, सिवाका है, पेप्सोडेंट है,
तो कंपनियां तो एक जैसी है, लेकिन सही विकल्प नहीं है हमारे पास साबुन आदि का, है क्या? अगर आपको लक्स चाहिए तो लक्स के अलावा कोई आप खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये आपको मतलब लक्स जैसा उसका स्मेल है वो आप खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। ऐसे टूथपेस्ट और जो है सोप की कंपनियां हैं, ठीक है। तो इसमें बायर और सेलर का लार्ज नंबर होता है। प्रोडक्ट सिमिलर होंगे लेकिन एक समान नहीं होता, ठीक है। एक जैसा और एक समान में अंतर है। जैसे आपको कोलगेट का जो टेस्ट है, ठीक है, या उससे जो झाग बनता है वो आपको पेप्सोडेंट से नहीं आएगा। तो दोनों एक ही काम कर रहा है, ठीक है, एक जैसा काम कर रहा है, लेकिन क्या एक समान है? नहीं है, ठीक है। फर्म जो है बिजनेस है, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, ठीक है। एंट्री इज़ नॉट एज ईजी एज परफेक्ट कंपटीशन। इसमें आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन में था ना, आसानी से जा सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं होता है, ठीक है। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वहाँ पे प्रचार प्रचार पे बहुत खर्चा होता है। देखिए आप पेप्सोडेंट का प्रचार करते हैं या फिर टूथपेस्ट का प्रचार करते हैं तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, तो खूब सारा पैसा जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सिंपल। आगे देखिए ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब एक आदमी बेचने वाला नहीं होगा, कुछ चुनिंदा लोग होंगे। जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री है, तो सीमेंट के लिए आपके पास क्या अल्ट्राटेक है ना, अंबुजा सीमेंट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लिमिटेड है। उसी तरह ऑटोमोबाइल आपको ख़रीदना है तो मारुति सुजुकी है, टाटा है, स्कोडा है, और भी दुनियादारी है, तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ओलिगोपोली मतलब कंपटीशन होता तो है लेकिन कुछ लोगों के बीच में ही प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। जहाँ कुछ फर्म, कुछ बिजनेस जो है अलग अलग या सेम प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो इसमें बहुत कम विक्रेता होते हैं, बहुत कम जो है सेलर होते हैं, ठीक है। और अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे फर्म भी अपना भी प्राइस जो है बढ़ा लेता है ना। अगर टाटा अपना गाड़ी का दाम बढ़ाएगा, ठीक है, तो मारुति सुजुकी भी अपना बढ़ा देगा, ठीक है। और एंट्री करने में बैरियर है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री नहीं खोल सकता ऑटोमोबाइल ये सब, क्योंकि उसमें भी है कि आपको इतना कैपिटल होना चाहिए, ये सारा चाहिए, और कितना सारा जो है उसमें खर्चा भी लगता है, ठीक है। डिमांड कर्व इज अनसर्टेन। तो डिमांड का जो मांग वक्र है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा है दोस्तों डुओपोली। डुओ मतलब होता है दो, और पोली माने अधिकार, ठीक है। तो जहाँ पे दो कंपनियों का वर्चस्व होता है बाज़ार पे उसको बोलते हैं डुओपोली। जैसे पेप्सी और कोको कोला है, तो आप देखेंगे मैक्सिमम जो आप या तो कोको कोला पीते हो या पेप्सी पीते हो। अब पेप्सी का भी देखिए तो अलग अलग ब्रांड है, मिरिंडा विरिंडा सब इसी के अंडर में आएगा, कोको कोला, ठीक है। तो डुओपोली मतलब दो लोगों का ही वर्चस्व होगा, ठीक। आगे देखिए मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी मतलब एक क्रेता अधिकार। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बेचने वाला है, जो खरीदने वाला है वो एक ही है, ठीक है, लेकिन बेचने वाला आपको हो सकता है कि बहुत हो। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदूक है, डिफेंस मैन्युफैक्चर, तो अगर आप ब्रह्मोस मिसाइल लेकर खरीद रहा है तो ब्रह्मोस मिसाइल रख के आप घर में रह सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। तो भले बेचने वाला बहुत हो, ठीक है, लेकिन खरीदने वाला जो है होगा एक ही व्यक्ति होगा, मतलब एक ही खरीदार का प्रभुत्व होता है, और उस उत्पाद का कोई करीबी विकल्प सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आपको अगर ब्रह्मोस चाहिए तो आपको ब्रह्मोस ही चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको अग्नि 5 ले लेंगे आप उसके बदले में, ठीक है। तो मोनोप्सोनी का मतलब होता है जहाँ पे एक क्रेता होता है, मतलब खरीदने वाला एक होता है और उस प्रोडक्ट का, उस उत्पाद का कोई विकल्प नहीं होता। जैसे भारत सरकार डिफेंस का जो है रक्षा विनिर्माण का सामान को खरीदती है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमी। तो कोई भी अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति का किस तरह से उतार चढ़ाव होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल है, उतना कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए अगर आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ का मूल्य बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका क्वांटिटी आप कम डिमांड करेंगे। अगर मान लीजिए मैगी कल को 100 रुपये में, अभी मान लीजिए 12 रुपये मिल रहा है, तो हो सके कि आप डेली जो एक मैगी खाते होंगे, ठीक, तो महीना में आप 30 मैगी खाएंगे, ठीक है। वही मैगी का दाम मान लीजिए कल को जाके 20 रुपये हो गया, तो आप डेली एक नहीं खा पाएंगे। आप इसका डिमांड को क्या बोलेंगे कि ठीक है हम जो है एक दिन में नहीं खाएंगे, हम 2 दिन में एक मैगी खाएंगे, तो 30 दिन में 15 मैगी खाएंगे आप। तो किसी चीज़ का जब प्राइस बढ़ता है तो देखिए उसका डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब उसका
आपने कम डिमांड किया, 30 से कितना कर दिया, 15। तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि किसी चीज़ का जो प्राइस होता है और उसका क्वांटिटी होता है वो उल्टा होता है, मतलब संबंध उल्टा होता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका डिमांड जनरली क्या होता है, घटता है। ठीक, लेकिन हर का नहीं होता है, ये नॉर्मल गुड्स होता है ना, उसी का होता है। अगर प्याज का दाम बढ़ता है तो उसका लोग डिमांड जो है कम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सामान होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसका मूल्य बढ़ने से उसका डिमांड भी बढ़ता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में आगे आएगा तो पढ़ेंगे, उसको बताएंगे। बस याद रखिएगा सब चीज़ को, जो नॉर्मल गुड्स होता है ना, सामान वस्तु, उसी का मूल्य बढ़ने पे उसका क्वांटिटी जो होता है, उसका जो मात्रा होता है, उसका डिमांड घट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सामान होते हैं जैसे गिफन गुड्स होता है, ठीक है, या वेवलेन गुड्स होता है, उसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका रिलेशनशिप क्वांटिटी से उल्टा होता है। मतलब वो जो चीज़ होता है गिफन गुड्स है या वेवलेन गुड्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे, निम्न स्तरीय वस्तुएं या वेवलेन वस्तुएं, ठीक है, वो मांग के कानून जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको फुलफिल नहीं करती है। मतलब उसका अगर प्राइस बढ़ता है तो उनका डिमांड नहीं घटता होगा। ठीक है, तो किसी चीज़ का डिमांड जो होगा उसको निर्धारण कैसे होगा, तो अगर मान लीजिए उस वस्तु का कीमत क्या है, अगर उस वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो लोग उसको डिमांड कम करेंगे। और दूसरा डिपेंड करता है कि प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड गुड्स, कि अन्य संबंधित वस्तुओं का कीमत क्या है। मतलब मान लीजिए मैगी का दाम जो है 10 रुपये से बढ़ के 20 रुपया हो गया, ठीक है, तो जो लोग मैगी खाते होंगे डेली वो कम कर देंगे, तो लेकिन खाएंगे तो नूडल है, तो हो सके वो ईपी खाने लगे, ठीक है, वो ईपी खाने लगे, या हो सके कि वो जो है टॉप रैमन जो आता है उसको खाने लगे, जो एक नूडल है। ठीक है, तो एक चीज़ है कि किसी चीज़ का मांग जो है वो निर्धारण करने का दो चीज़ है, एक है अगर उस वस्तु का कीमत, और दूसरा उससे रिलेटेड जो अन्य संबंधित वस्तु है उसका कीमत। ठीक है, समझ में आया। एक और चीज़ है समझिए, जैसे कि मान लीजिए ब्रेड है, तो लोग ब्रेड और बटर साथ साथ खाते हैं। अगर ब्रेड का दाम बढ़ेगा, ठीक है, तो लोग ब्रेड कम खाएंगे, तो बटर का भी दाम क्या होगा, बटर भी लोग कम खाएंगे, क्योंकि ब्रेड कम खा रहे हैं तो बटर भी कम बिकेगा, तो बटर भी कम खाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। तो और अन्य संबंधित वस्तुओं का कीमत पे भी किसी दूसरे चीज़ का मांग जो है, डिमांड है, वो भी निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बोलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए किस चीज़ का है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब अगर किसी चीज़ का प्राइस अगर किस तरह से चेंज हो रहा है तो डिमांड किस तरह से चेंज हो रहा है। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग किसी चीज़ का प्राइस जब चेंज होता है तो उसका डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मांग का लोचदार मूल्य देखते हैं। मतलब मांग किस तरह से चेंज हो रहा है उस चीज़ का, अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसका फार्मूला है कि कोई भी जो मांग की गई मात्रा में किस तरह से चेंज हो रहा है, अगर उसका मूल्य में चेंज हो रहा है तो दोनों का रेशियो, तो किस तरह से डिमांड चेंज हो रहा है और किस तरह से उसका प्राइस चेंज हो रहा है, उनका परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, तो इसके आधार पे हम लोग सामान को दो चीज़ में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक मतलब क्या, रबड़ जानते हैं, वो इलास्टिक होता है, जितना खींचेंगे उतना बढ़ेगा। तो कोई चीज़ का अगर मूल्य कम होता है तो उसका डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जो इस कानून को फॉलो करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब अगर डिमांड उसका प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो डिमांड उसका या तो ऊपर जाना चाहिए या तो नीचे जाना चाहिए। तो अगर ये फॉलो हो रहा है तब उसको इलास्टिक बोलते हैं। और अगर मान लीजिए प्राइस चेंज हो रहा है फिर भी उसके डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक, मतलब वो चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, लोचदार, मतलब किसी चीज़ का कीमत बढ़ने पे उसका डिमांड किस तरह से चेंज हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलास्टिक डिमांड, अगर नहीं हो रहा है तो इन इलास्टिक। ठीक, और एक होता है जीरो इलास्टिक, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज, एकदम जीरो का जीरो रह जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड। ठीक, सिंपल हो गया, समझ में आ गया आपको इतना चीज़। अब देखिए दोस्तों, तो अब हम लोग अलग अलग गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। बहुत आसान है, इसे क्वेश्चन पूछा भी है यूपीएससी। ठीक है, देखिए तो जो गुड्स अलग अलग जो वस्तु होता है उसका अलग अलग प्रकार होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब ही है स्थानापन्न, मतलब
दो दो चीज़ आपस में इस तरह से रिलेटेड है कि एक चीज़ का अगर डिमांड बढ़ेगा तो सेम चीज़ जो पीने उसी जैसा है उसका डिमांड कि अगर घट जाएगा, मतलब मान लीजिए चाय का डिमांड बढ़ेगा तो लोग कॉफ़ी पीने लगेंगे, मतलब चाय का अगर मूल्य बढ़ेगा तो लोग कॉफ़ी पीने लगेंगे, है ना, जो आपस में रिलेटेड है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ऐसा सामान यदि उसके कीमत में एक में वृद्धि होती है तो दी गई वस्तु की मांग में बढ़ जाती है, जैसे चाय और कॉफ़ी। मतलब चाय का अगर मूल्य बढ़ा तो कॉफ़ी लोग ज़्यादा पीने लगेंगे, चाय कम पीने लगेंगे, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। समझ में आया, जो आपस में रिलेटेड होगा, ठीक है, समझ में आया। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या हुआ, एक का डिमांड बढ़ने पे दूसरे का, एक का मूल्य बढ़ने पे दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है। अगला होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब पूरक वस्तु। पूरक मतलब साथ साथ होगा, जैसे मैंने बताया था ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड का अगर मूल्य बढ़ेगा, चूँकि लोग ब्रेड और बटर साथ साथ खरीदते हैं, है ना, तो ब्रेड का मूल्य बढ़ेगा तो ब्रेड लोग कम खाएंगे, तो बटर का भी डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। चाय और चीनी, अगर चीनी का दाम, चीनी कल को 200 रुपये किलो हो गया तो चाय भी लोग कम पियेंगे क्योंकि चाय में चीनी लगता है। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स, ठीक है, जो लोग साथ साथ कंज्यूम करते हैं। अगर एक का डिमांड बढ़ता है तो दूसरे का भी डिमांड घट जाएगा, ठीक है। एक का डिमांड बढ़ेगा तो दूसरे का भी डिमांड बढ़ेगा, एक का डिमांड घटेगा तो दूसरे का भी डिमांड घटेगा, एक का मूल्य घटेगा तो दूसरे का मूल्य क्या होगा, घटेगा, सिंपल। तो अगर कम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब यदि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होता है, एक का कीमत अगर बढ़ेगा तो लोग जो है दूसरे चीज़ का डिमांड नहीं करेंगे। मतलब चाय का अगर मूल्य बढ़ा तो चीनी का भी मांग कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चाय का मांग कम हो गया है, उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए दोनों अपोजिट है। स्थापन में क्या हुआ, एक का मूल्य अगर बढ़ता है तो लोग दूसरा चीज़ को ज़्यादा खाने लगेंगे, जैसे चाय का मूल्य बढ़ा तो कॉफ़ी लोग ज़्यादा पीने लगेंगे। पूरक में क्या होता है, अगर एक का मूल्य बढ़ेगा तो लोग दूसरे को भी कम करेंगे, जैसे चाय, चीनी, ब्रेड, बटर। क्लियर है। अगला होता है नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स दोस्तों ऐसा वस्तु होता है कि अगर आपका आय बढ़ रहा है, आपका इनकम बढ़ रहा है, तो आप जो है उसका डिमांड ज़्यादा करेंगे। जैसे कि आपको मान लो टीवी, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो लोग जो है टीवी ज़्यादा खरीदेंगे, जो गरीब लोग भी टीवी खरीद लेंगे, उसका इनकम बढ़ेगा तो, ठीक है, उसको बोलते हैं सामान्य गुड्स। मतलब आपका इनकम बढ़ने से आपका जो है वस्तु का डिमांड, उस वस्तु का डिमांड अगर बढ़ रहा है तो उसको बोल देंगे नॉर्मल गुड्स, ठीक है। एक होता है इन्फीरियर गुड्स, घटिया वस्तु, नाम में ही घटिया। तो घटिया वस्तु मतलब इनकम आपका बढ़ रहा है लेकिन उस एक चीज़ का आपका मांग घट जा रहा है। जैसे मान लीजिए अभी आप मान लीजिए पार्ले बिस्किट खाते हैं, पार्ले जी, ठीक है, अभी हम लोग के पास पैसा नहीं होता है तो इसीलिए हम लोग 5 रुपये वाला बिस्किट खाते हैं। अगर कल को हमारा इनकम बढ़ के ज़्यादा हो गया, मान लो 70-80,000 हो गया, तो लोग पार्ले जी की जगह हम लोग जो है मल्टीग्रेन बिस्किट खाएंगे, तो पार्ले जी का प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए आप घर में केरोसिन ऑयल यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि पैसा भी नहीं रहता है हम लोग के पास, तो केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं। वही अगर इनकम बढ़ेगा तो आप केरोसिन ऑयल में खाना थोड़ी बनाएंगे, आप तो गैस में बनाएंगे, तो केरोसिन ऑयल का डिमांड क्या होगा, मांग घट जाएगा, तो प्राइस भी इसका घट जाएगा, ठीक है। तो वैसी वस्तु जिसका आय बढ़ने पे अगर उसका अगर डिमांड अगर घट जा रहा है, उसका मूल्य भी घट जा रहा है, तो वैसी वस्तु को हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स, घटिया वस्तु, ठीक है। तो आय में वृद्धि के साथ इसकी मांग में क्या होती है, गिरावट, जैसे मिट्टी का तेल। क्लियर। फिर एक होता है दोस्तों गिफन गुड्स, ठीक है। तो गिफन गुड्स दोस्तों वैसा गुड्स होता है कि अगर इसका मूल्य बढ़ेगा तो लोग इसको ज़्यादा खाएंगे, ठीक है। तो गिफन गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जिसका मूल्य बढ़ने पे लोग उसको ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास आलू है, तो आलू का मूल्य अगर बढ़ भी जाएगा तो ये क्या आप आलू खाना कम कर देंगे क्या, नहीं, आलू तो भैया सब्जी में डलाएगा ही डलाएगा। तो गिफन गुड्स मतलब उसका प्राइस भले बढ़ जाए लेकिन लोग उसको और ज़्यादा जो है खाएंगे, ठीक, उसको बोलते हैं गिफन गुड्स, ठीक है। ऐसे आईफोन भी देख लो, नहीं आईफोन तो नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया गिफन गुड्स क्या हो गया, कि अगर उसका मूल्य बढ़ भी रहा है तो फिर भी उसका जो है लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गिफन गुड्स, ठीक। एक होता है दोस्तों वेवलेन गुड्स, ठीक। तो वेवलेन गुड्स का मतलब
कि अगर मूल्य बढ़ रहा है तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है यार कि बढ़िया, कि महंगा चीज़ अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए आप देखे होंगे कि आईफ़ोन अगर बढ़ता है, आईफ़ोन का रेट बढ़ रहा है, तो फिर भी लोग आईफ़ोन ख़रीदते हैं, क्योंकि दिखाना रहता है उनको कि मेरा स्टेटस ज़्यादा है, या वो ये मान के चलते हैं कि यार मूल्य बढ़ रहा है मतलब सामान अच्छा होगा, है ना। ये जैसे ब्रांडेड क्लॉथ है, सब ब्रांडेड क्लॉथ तो बढ़िया नहीं होता है। कभी कभी फुटपाथ पे भी जो कपड़ा आप देखेंगे 700-800 में बढ़िया जीन्स मिल जाता है, लेकिन वही बहुत सारे लोग पेपे जीन्स या फिर ली कूपर ये सब पहनते हैं, वो तो आपका 4000 से 5000 में मिलता है। ठीक है, तो लोगों को ये लगता है यार ब्रांडेड चीज़ है, प्राइस ज़्यादा है, तो हमको ख़रीदना चाहिए, इसको अच्छा होगा। तो वेवलेंट गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जिसका कीमत में वृद्धि लोगों को अधिक खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब कीमत बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ये मान के कि बड़ी महंगा चीज़ अच्छा होता है, उसको बोलते हैं वेवलेंट गुड्स। तो आप समझ में आ गया 6 गुड्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब एक का डिमांड बढ़ेगा तो एक का मूल्य बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, जैसे चाय कॉफ़ी। कम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, मतलब एक का डिमांड बढ़ेगा तो दूसरे का भी डिमांड बढ़ेगा, एक का मूल्य बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड घट जाएगा, जैसे चाय और चीनी। नॉर्मल गुड्स मतलब आय बढ़ेगा तो आप डिमांड ज़्यादा करें, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया। इन्फीरियर गुड्स मतलब इनकम आपका आय बढ़ता है तो आप डिमांड उसका कम करें, जैसे केरोसिन ऑयल। गिवन गुड्स मतलब अगर आपका उसका मूल्य बढ़ता है तो आप जो उसको कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, जैसे आलू। और एक होता है वेवलेंट गुड्स, मतलब इसको लोग इसलिए ख़रीदते हैं ताकि जो है ये मानते हैं कि महंगा चीज़ बढ़िया होगा। ठीक है, जैसे मूर्ति वूर्ति आप देखते हैं कि मोनालिसा का फोटो वोटो करोड़ों में बिकता है ना। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है यार महंगा होगा तो कुछ बढ़िया चीज़ है उसमें, है ना। या ब्रांडेड क्लोथ्स, सिंपल। तो ये हम डिमांड से रिलेटेड लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों ने पढ़ लिया कि किसी चीज़ का मूल्य बढ़ता है तो उसका डिमांड जनरली घटना चाहिए, लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसका मूल्य जो है बढ़ने पे भी क्वांटिटी लोग जो है डिमांड या तो कम करते हैं या तो ज़्यादा करते हैं। जैसे कि आलू का डिमांड अगर बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा ही आलू खाएंगे, ये भी हो सकता है। ब्रांडेड क्लोथ्स हो गया, या कुछ ऐसा सामान होता है जिसका मूल्य बढ़ने पे लोग कंज्यूम कम करते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, सप्लाई, आपूर्ति। तो ये जो है एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कि कोई भी कंपनी, ठीक है, कितना क्वांटिटी सप्लाई करेगी अगर उस, और वो प्राइस पे, मतलब आपको पता है कि मान लीजिए गाड़ी का मूल्य बढ़ गया, ठीक है, तो टाटा या कोई भी कंपनी चाहेगी जो गाड़ी बेच रही है वो ये चाहेगी यार मूल्य बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट होगा। ठीक, तो सप्लाई और तो मान लीजिए कल गाड़ी का दाम था 5 लाख रुपया, ठीक है, एक गाड़ी का, कल को गाड़ी का दाम हो गया 5.5 लाख, तो टाटा क्या चाहेगी यार ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में गाड़ी सप्लाई हो, तभी हमको क्या मिलेगा, फ़ायदा। तो देखिए ये हमारा डिमांड कर्व था कि अगर प्राइस आपका बढ़ रहा है तो डिमांड क्वांटिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। मैंने देख लिया, ये ऊपर वाला देखिए ऐसा। सप्लाई का कर्व उल्टा होता है, मैंने बताया कि पैसा अगर बढ़ रहा है, 5 लाख से गाड़ी का दाम 5.5 हुआ तो टाटा सोचे कि ज़्यादा गाड़ी हम सप्लाई करें। तो देखिए ये वाला ऐसा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हमारा देखिए क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो सप्लाई कर्व क्या होता है, अगर किसी चीज़ का मूल्य बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, और डिमांड उल्टा होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड उसका घटेगा, क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी घटेगा। ठीक, तो दोनों जहाँ कट करता है, ठीक है, जहाँ पे मांग का वक्र और आपूर्ति वक्र दोनों मिलता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मतलब संतुलन बोलते हैं। सिंपल, ये आपको ध्यान देना है। तो लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई का नियम क्या बोलते हैं दोस्तों, कि अगर अन्य कारक स्थिर है, मतलब कोई बाकी फैक्टर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर मूल्य बढ़ता है तो सप्लाई भी उसका बढ़ेगा। यहाँ पे जो अदर फैक्टर कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये मान के चलना है कि यार लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा है, मतलब सिर्फ हम दो ही चीज़ को देख रहे हैं कि प्राइस को और कितना क्वांटिटी सप्लाई होगा, बाकी जितने भी फैक्टर हैं उसको हम कांस्टेंट कर दिए। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे हमारा है आइको कॉस्ट लाइन, जिसको बोलते हैं सम लागत रेखा। ठीक है, तो सम मतलब क्या होता है, समान, और लागत मतलब कॉस्ट। तो कोई भी कंपनी, ठीक है, जितना उसके पास पैसा होगा तो उस पैसे से वो क्या क्या इनपुट खरीद सकती है, उसको बोलते हैं
आइसो कॉस्ट लाइन। तो आइसो कॉस्ट लाइन मतलब सम लागत रेखा, मतलब संसाधन का इस तरह से कॉम्बिनेशन जो एक फर्म, जो एक बिजनेस जितना उसके पास पैसा उससे खरीद सकती है, उसको बोलते हैं आइसो। आइसो जहाँ भी लिखा होगा मतलब समझिएगा समान होता है, समान मतलब इक्वल, और कॉस्ट मतलब लागत, मतलब उसको लागत फिक्स रखना है क्योंकि उसका बजट क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट सेम बजट से अलग अलग जो इनपुट है वो किस तरह से, उसको कितना लेबर वो रख सकती है, कितना कैपिटल लगा सकती है, उसका जो लाइन मिलाएंगे तो उसको हम लोग आइसो कॉस्ट लाइन दोस्तों बोलेंगे। जैसे ये है हमारा आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक। तो इस देखिए एक लाइन है, आपको पता है कि अगर लोग ज़्यादा पूंजी लगाएगा तो लेबर पे खर्चा कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसका पैसा फिक्स है। अगर कैपिटल हम कम करते जा रहे हैं, खर्चा पूंजी कम लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा लेबर रख सकते हैं। तो जैसे ये घट रहा है तो देखिए लेबर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब 40 से घट के कॉस्ट आपका 0 हो जाएगा तो लेबर आप 50 रख सकते हैं। तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास बजट है फिक्स, ठीक है। मान लिया आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, तो आप या तो 20 रुपये का आप कैपिटल रख सकते हैं या फिर 80 रुपये का लेबर रख सकते हैं। अगर आप 100 रुपये से या तो आप कैपिटल को घटा के 10 कर सकते हैं, लेबर को 90 कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, जब कैपिटल हमारा घट रहा है तो लेबर बढ़ रहा है। तो देखिए जब कैपिटल 40 से आपका घट के 10 हुआ तो लेबर हमारा जो है 0 से घट के बढ़ के क्या हो गया, 50। तो ये जो रिलेशनशिप है जो बताता है कि सेम बजट से, समान बजट से किस तरह हम जो है अपना इनपुट जो है वैरी कर सकते हैं लागत को फिक्स रखते हुए, उसको हम लोग आइसो कॉस्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा दोस्तों आइसो क्वांट लाइन। आइसो मतलब समान और क्वांट मतलब क्वांटिटी, ठीक है। तो भले आप इनपुट कुछ भी लगाओ, मतलब सम उत्पाद रेखा, मतलब आप उत्पादन करो बराबर, भले आप इनपुट कुछ भी लगाओ। मतलब मान लीजिए आपने 10 मशीन आपके पास 10 मशीन है और 100 वर्कर है, ठीक है। तो इसके मदद से मान लीजिए आपने 1000 मैगी को बनाया, ठीक है। अब अभी भी आपको 1000 मैगी बनाना है, लेकिन आपने क्या किया, 10 मशीन की जगह 9 मशीन यूज किया और 100 वर्कर की जगह जो है मान लीजिए आपने जो है 110 वर्कर यूज किए, ठीक है। फिर भी आपका मैगी 1000 ही बन रहा है, ठीक है। तो आइसो क्वांट लाइन ये बोलता है कि भले आप क्वांटिटी अलग अलग यूज कीजिए, ठीक है, लेकिन आपका प्रोडक्शन जो होना चाहिए, जो आउटपुट होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। उसको बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है। आइसो क्वांट लाइन, सॉरी, आइसो कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट सेम रखते हैं हम लोग, ठीक है, और आइसो क्वांट में हम लोग उत्पाद सेम रखते हैं। तो एक इसमें हम लोग इनपुट को सेम रखे हैं, मतलब इनपुट को, और इसमें हम लोग आउटपुट को सेम रखे हैं, क्वांटिटी आइसो क्वांट में। सिंपल है ना, बहुत आसान है। चलिए, तो आइसो कॉस्ट लाइन ऐसे होता है और आइसो क्वांट लाइन ऐसे होता है, सिंपल है। आगे देखिए दोस्तों, अब हम ये चैप्टर को कंप्लीट होने के कगार पे है हमारा चैप्टर नंबर 1। अगला है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जिसको बोलते हैं पैमाने के प्रतिफल के नियम, लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्केल, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत आसान है दोस्तों। रिटर्न्स ऑफ टू स्केल मतलब समझो, रिटर्न को समझ लो आप जो है आउटपुट, मतलब कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो पैमाने के प्रतिफल के नियम ये बताता है, ठीक है, कि अगर हमारा, ठीक है, फैक्टर चेंज होता है, फैक्टर का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, श्रम, पूंजी, ठीक है, अगर चेंज हो रहा है तो हमारा आउटपुट किस तरह से चेंज हो रहा है। मतलब अगर आपने एक मशीन से 1000 मैगी बनाया तो 2 मशीन से क्या आप 1000 मैगी बना रहे हैं या 1500 मैगी बना रहे हैं। कि देखिए आपको अगर एक मैगी से, एक मशीन से अगर 1000 मैगी बना रहे हैं तो आपको 2 मशीन से 2000 मैगी से बनाना चाहिए, उससे ज़्यादा बनाना चाहिए। तो हो सके कि आप 2 मैगी से 2000 मैगी ना बना के 1500 मैगी बनाए, या दो मशीन से आपने जो है 3000 मैगी बना दिए, ठीक है। या फिर हो सके कि 2 मैगी से आपने 2000 ही मैगी बनाया, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आपका जो है प्रोडक्शन, अगर आपका जो है मशीन अगर आप अलग अलग यूज कर रहे हो, फैक्टर अगर आपका चेंज कर रहा है, ठीक है, तो अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। समझ में आया। मतलब एक मैगी से आपने 1000 बनाया तो आपको 2 मैगी से अगर आप 2000 बनाए तो आपका चेंज ज़्यादा थोड़ी ना हुआ, आपका तो एक अभी भी दूसरा मशीन अभी 1000 बना रहा है, दोनों मिला के 2000 हुआ ना, तो आपका कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब आपका चेंज नहीं होगा, प्रोडक्शन भले आपने चेंज तो किया, लेकिन आपका फैक्टर ज़रूर आपने चेंज किया, मशीन ज़्यादा यूज किया, लेकिन आपका अभी भी आउटपुट जो है वो सेम रेट पे है, अभी भी आप 1000 ही बना रहे हैं
एक मशीन से, तो दूसरे मशीन से भी 1000 बना रहे हैं। तो जब ये चेंज नहीं होता तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। क्लियर हो गया। अच्छा, जब आपने दूसरे मशीन से, अब दोनों मिला के आपने मान लीजिए 1500 मैगी बनाया, मतलब पहले मशीन से 1000 बना रहे थे, अब दूसरे मशीन से आपने क्या किया 2500 बनाया, तो आपका क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल। ठीक है, और अगर मान लीजिए एक मशीन से आप 1000 बना रहे थे मैगी और दूसरे मशीन से आपने बना लिया मान लीजिए 1500 मैगी, तो आपने क्या किया 1000 से ज़्यादा मैगी बनाया दूसरे मशीन से, बनाया ना, और टोटल आपने कितना बना दिया 2500, जो ज़्यादा है 2000 से, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, सिंपल। तो यही आपको 3 जो पॉइंट था कि अगर कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, स्थिर बोलेंगे, बढ़ेगा तो बढ़ते और घटेगा तो घटते। क्लियर। चलिए आगे देखिए दोस्तों, जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड। बहुत आसान है। देखिए एक इकोनॉमिस्ट थे, नाम था एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखा, अभी हम लोगों ने आपको पढ़ाया था मेनार्ड किन्स ने, जिसने एक बुक लिखा था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, इन्फ्लेशन वाला। एडम स्मिथ थे। ठीक है, इनको मार्केट इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। ठीक, इन्होंने एक बुक लिखा था, नाम था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, और एक और बुक लिखे थे वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका पूरा नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब कोई भी नेशन, कोई भी राष्ट्र का, ठीक है, वेल्थ मतलब संपदा किस तरह से चेंज होता है, ठीक है, उसको क्या क्या कारण होता है, उसके लिए बुक लिखा था, 2 बुक। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला था कि सभी चीज़ जो है मार्केट से डिसाइड होता है। ठीक है, कोई चीज़ का कितना डिमांड होगा, कितना मांग होगा, कितना सप्लाई होगा, सभी चीज़ जो है मार्केट से डिसाइड होता है, और मार्केट खुद बाय खुद जो है संतुलन में बनाए रखता है, उसको बोलते हैं। तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, हाथ जो है वो इनविजिबल, आपको दिख नहीं रहा है, सभी चीज़ जो है मार्केट्स के अनुसार डिसाइड होता है, उसको बोल रहा था इनविजिबल हैंड। समझ में आ गया क्या है इनविजिबल हैंड, जिसको, और इसको एक और कॉन्सेप्ट दिया था जिसका अलग नाम है लेसे फेयर बोलते हैं, लिव एलोन, मतलब कोई हस्तक्षेप अहस्तक्षेप, मतलब कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, सभी चीज़ मुक्त बाज़ार पे, फ्री मार्केट पे छोड़ देगा, उसके अनुसार जो है वो डिसाइड होगा। तो जो एडम स्मिथ थे वो बोले थे कि कैपिटलिस्ट जो इकनॉमी होता है, जो पूंजीवाद इकनॉमी होता है, वहाँ पे सभी चीज़ मार्केट पे छोड़ देना चाहिए, और सभी चीज़ क्या प्रोड्यूस होगा, कितना उसका डिमांड होगा, कितना सप्लाई होगा, सब अपने आप रेगुलेट हो जाएगा। अब कोई बाहर से रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ मार्केट के अनुसार अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसको इनविजिबल हैंड बोलते हैं, मतलब कोई दिख नहीं रहा आपका हाथ की कोई कंट्रोल कर रहा है, सभी चीज़ मार्केट अपने आप जो है कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने टैक्सेशन को लेके, तो एक तो लेसे फेयर और इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया था आपको एडम स्मिथ, डिमांड सप्लाई का ये सब कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्होंने टैक्सेशन को लेके, कराधान के लेके 4 कैनन्स बताया था, 4 सिद्धांत दिया था। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन वाले बुक में लिखा था कि जो सिद्धांत है, जो कराधान है, कर जो है, उसको, उसमें 4 सिद्धांत को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। जो टैक्स हो, ठीक है, वो इक्वालिटी उस पर होना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि कोई भी अपने मन से हम टैक्स को डिसाइड कर लें, इक्वालिटी होना चाहिए टैक्स में। ठीक है, उसका सर्टेनिटी होना चाहिए, टैक्स जो भी हो वो सर्टेन हो, ये नहीं कि आज 10% है कल को बढ़ा के 30%, ऐसा नहीं, सर्टेन हो। ठीक है, पहले बता दिया जाए। कन्वीनियंस हो, मतलब टैक्स देना और लेना दोनों क्या हो, कन्वीनियंस हो, ये नहीं कि आप टैक्स देने के लिए आपको 75 को फॉर्म भरना पड़ रहा है। और फिर अगला है टैक्स ऑफ कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब सरकार को टैक्स मान लीजिए 100 रुपये का मिल रहा है, तो टैक्स कलेक्ट करने में ये नहीं कि सरकार को 105 रुपये खर्चा हो जाए, ऐसा नहीं, तो उसको बोलते हैं कैनन्स ऑफ इकोनॉमी। तो याद रखिएगा, सिद्धांत का 4 जो है, कराधान का 4 सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था, ये 4 चीज़ आप याद रखिएगा, आप निमोनिक याद कर लो, जिसमें E² C² है। ठीक है, E मतलब इकोनॉमी, दूसरा E मतलब इक्वालिटी, C मतलब सर्टेनिटी, और C मतलब कन्वीनियंस। तो समानता, निश्चित, सुविधा एंड अर्थव्यवस्था। तो अगर आपको ऐसे याद करना है तो ऐसे याद कर लो, सु नी सुआ। ठीक है, मतलब सुविधा, निश्चितता, ठीक है, अच्छा, समानता, ऐसे याद कर लो, ससु निया, ऐसे याद कर लो कुछ, है ना। ठीक है, तो सा से क्या हो गया, समानता, सु से क्या हो गया, सुविधा, फिर नी से क्या हो गया, निश्चितता, और आ से क्या हो गया, अर्थव्यवस्था। तो ये 4 जो है सिद्धांत दिया था दोस्तों एडम स्मिथ ने टैक्स से रिलेटेड। क्लियर। और लेसे फेयर जो हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था, और फ्री हैंड ये सब का बात किया था, इनविजिबल हैंड का। ठीक, आगे हम देखेंगे जो टॉपिक है हमारा, तो
पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मतलब मित व्ययता का विरोधाभास। मित व्ययता आप समझते हैं कि लोग खर्चा कम करेंगे, व्यय कम करेंगे। विरोधाभास है, देखिए जनरली ये माना जाता है कि लोग अगर खर्चा कम करेंगे, ठीक है, तो लोग जो है पैसा कहाँ डालेंगे, बैंक में, और बैंक से क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को दिए थे जॉन मेनार्ड किन्स ने। इन्होंने ये बोला था कि जो व्यक्तिगत जो बचत होता है, पर्सनल सेविंग होता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हानि हो सकता है। मान लीजिए लोग खाली बचत करने लगे, खर्चा करे ही ना, ठीक है, तो क्या होगा, उससे डिमांड घटेगा, मांग घटेगा, मांग घटेगा तो आर्थिक वृद्धि क्या होगा, खराब होगा। मतलब मेरे को 100 रुपये मिल रहा है, मैं 100 रुपये के 100 रुपये सब सेव कर लूँ, कुछ खर्चा ही नहीं करूँ। तो मंदी के समय क्या चाहिए कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें ग्रोथ होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं खर्चा ही कुछ नहीं करूँ तो फैक्ट्री का सामान बिकेगा ही नहीं, और बिकेगा ही नहीं तो उससे आर्थिक वृद्धि जस का तस रहेगा और गिरावट हो जाएगा, ठीक है। तो जॉन मेनार्ड किन्स ने बोला कि जो मित व्ययता है, जो खर्च ही नहीं कर रहे, तो वो भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि ज़्यादा बचत करना भी नुकसान हो सकता है। तो इसमें कहा गया कि व्यक्तिगत जो बचत है, सेविंग है, वो आर्थिक विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। आर्थिक जब मंदी होता है उसके दौरान व्यक्ति अधिक बचत करने की कोशिश करता है, और इसके कारण मांग जो है गिरावट आ जाता है और आर्थिक विकास में भी बाधा हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जो है एडम स्मिथ के बारे में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, उसको देखिए। एडम स्मिथ आपको पता है पूंजीवाद का जनक बोला जाता है इनको, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनविजिबल हैंड के बारे में चर्चा किया था, और जो है लेसे फेयर का दोस्तों चर्चा किया था, है ना, कि सब चीज़ मार्केट पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी दोस्तों बोलते हैं, पूंजीवाद का जनक भी बोलते हैं और अर्थशास्त्र के जनक भी बोलते हैं। इन्होंने बुक लिखा जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, नैतिक सब भावनाओं का सिद्धांत। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस लिखा था, ठीक है, न्यायशास्त्र, और राष्ट्र का नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये सब लिखे थे, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट व्यक्ति थे एडम स्मिथ, ये जॉन मेनार्ड किन्स। इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समग्र या समष्टि अर्थशास्त्र के जनक बोलते हैं। ये बोले थे कि देखिए सब चीज़ को मार्केट पर नहीं छोड़ देना चाहिए, सरकार को भी इंटरफेयर करना चाहिए, और जो लेस फेयर है, जो एडम स्मिथ जिसके सपोर्ट करते थे, उसको बोले उसके लिए इन्होंने ख़त्म करने के लिए एक बुक लिखा, नाम था एंड ऑफ लेसे फेयर, कि ख़त्म करो, सब चीज़ मार्केट पे मत छोड़ो। और इन्होंने और बुक लिखा कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और एक बुक लिखे थे द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीस, कि शांति का आर्थिक परिणाम, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, जो टॉपिक है आज का नाम है पेरेटो एफिशिएंसी, ठीक है दोस्तों। तो ये बोलता है दोस्तों कि जब तक हम किसी को ख़राब नहीं करेंगे तब तक अपना कल्याण नहीं हो सकता, ठीक है। बस यही याद कर लो, पेरेटो एफिशिएंसी का मतलब सिंपल ये है कि जब तक हम दूसरे को नीचा नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक हम इसको जो है किसी दूसरे वाले चीज़ को बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे अगर सोलर को एनर्जी को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, कोयला कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो थर्मल पावर, तापीय ऊर्जा कम होगा, ठीक है, और सोलर बढ़ेगा। दोनों को हम साथ साथ नहीं कर सकते, ऐसा पेरेटो एफिशिएंसी का मानना है, सिंपल। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा चैप्टर 1 था नितिन सिंघानिया का, वो आपका टोटल जो है कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ, उसको आप पढ़ लेंगे। ये पूरे चैप्टर का दोस्तों सारांश है, ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लेंगे, मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आए हैं उसको हम देख सकते हैं। देखिए 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 21 में क्वेश्चन आया और 18 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और मेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन सीएससी मेंस में अभी तक नहीं आया है, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, उसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, बोल रहा है सभी चीज़ें अपरिवर्तित रहती है तो मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज, बोल रहा है एक वस्तु की बाज़ार में मांग बढ़ सकती है। मतलब बोल रहा है कि किसी वस्तु की मांग बाज़ार में कब बढ़ सकती है, जब बाकी चीज़ों को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे। तो बोल रहा है प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज। देखिए अगर मान लो सब्सटीट्यूट का मतलब क्या हुआ, चाय और कॉफ़ी का मैंने बताया था एग्जाम्पल, वही सब्सटीट्यूट है। तो अगर ये बताइए अगर चाय का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी उसका सब्स्टिट्यूट है, तो कॉफ़ी का जो प्राइस, कॉफ़ी का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही तो बोला है कि अगर विकल्प का मूल्य बढ़ जाता है, तो अगर चाय का विकल्प क्या है, कॉफ़ी, तो अगर विकल्प चाय का, अगर मान लीजिए चाय का विकल्प क्या है, कॉफ़ी, कॉफ़ी का अगर
बढ़ गया प्राइस, तो चाय का ऑटोमेटिकली जो लोग कॉफ़ी पीते होंगे उसका मूल्य बढ़ने के कारण चाय पीने लगेंगे। तो बोल रहा है ना, वस्तु की मांग में बढ़ सकती है, तो पहला तो होगा। अगला देखिए, प्राइस ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट इंक्रीज, पूरक कम मूल्य बढ़ जाता है। पूरक मैंने बताया, क्या बताया, ब्रेड बटर। ये भैया अगर ब्रेड का दाम बढ़ने लगे तो बटर भी लोग कम खरीदेंगे ना, तो पूरा का मूल्य बढ़ना नहीं चाहिए भैया, पूरा का मूल्य घटना चाहिए। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री का घटना चाहिए प्राइस, तभी जो है लोग बटर ज़्यादा खरीदेंगे। अगर ब्रेड का दाम बढ़ेगा तो बटर भी कम खरीदा जाएगा, चाय का दाम बढ़ेगा तो चीनी लोग कम खरीदेंगे, सिंपल। फिर बोल रहा था गुड इज एन इन्फीरियर गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज। अभी हम लोगों ने घटिया वस्तु या निचले स्तर की वस्तु की बात किया, केरोसिन ऑयल का। तो लोगों का जब इनकम बढ़ता है तो ये बताइए कि इन्फीरियर गुड्स लोग केरोसिन कम खरीदते हैं ना, क्यों कंज्यूम करेंगे ज़्यादा केरोसिन ऑयल, नहीं खरीदेंगे, तो ये भी हमारा नहीं होगा, इसका भी डिमांड घटेगा। ठीक है, अगला है इट्स प्राइस फॉल्स। तो ये सही बात है, अगर किसी चीज़ का प्राइस घटेगा तो उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल है, मैगी का अगर मूल्य घटेगा तो लोग दबा देंगे, 3-4 मैगी खा लेंगे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 और 4। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो पहले फिर से आप रिवाइज कीजिए चैप्टर, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, आशा करने की समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो जो है आप दोबारा से उसको लेक्चर को सुनिए। ठीक है, अभी हमारे पास दोस्तों 1 साल है। ठीक है, 1 साल है, इसी तरह अगर आप पढ़ते रहें साल भर चैनल से जुड़ के, दोस्तों तैयारी एकदम ठोस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है इफ़ ए कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट देन, बोल रहा यदि कोई वस्तु सरकार द्वारा जनता को मुफ्त दिया जाता है, मान लो सरकार दिल्ली की गवर्नमेंट लोगों को बिजली जो है फ्री देने लगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा। बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0, अवसर लागत शून्य होता है। अवसर लागत क्या होता है, जब एक चीज़ आपको बढ़िया चीज़ को पाने के लिए, ख़राब चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, तो अगर बिजली अगर सरकार दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बताया था, क्या बताया था कि मान लीजिए आपके पास कुछ काम था बढ़िया चीज़ करने का। आप देखिए अभी अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो आपका ये चांस है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको अच्छा रैंक आएगा, मतलब जो है आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी अच्छा रैंक आएगा फाइनल। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया दोस्तों, 1 घंटा पढ़ने के बजाय 1 घंटा आपने वेब सीरीज़ देख लिया। तो वेब सीरीज़ देखे तो आपका मनोरंजन तो हुआ, लेकिन 1 घंटा आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, और प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स में जो आपने पढ़ते इकोनॉमिक्स वो भी आपका नुकसान हुआ 1 घंटे का। या अभी जो भी आपने कितना लेक्चर कितने का है, 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट के आसपास है, तो आपने क्या किया, एक चैप्टर भी मिस किया और आपका जो है आपका दिमाग भी ख़राब किया वेब सीरीज़ देखने के कारण। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गया क्या होता है। तो इसलिए यहाँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कुछ उस तरह बात नहीं हो रहा है। अगला देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, ये सब हम नहीं बोल सकते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे उसका चर्चा ही नहीं हुआ है। अगला देखिए, बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। देखिए अगर फ्री नहीं मिलता सामान, ठीक है, तो सरकार क्या करता, लोगों से टैक्स लेता, फिर उससे जो है आपको बिजली देता। लेकिन कुछ लोगों को बिजली देने के कारण सरकार क्या करेगा, बाकी लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया। तो पहले जो आप टैक्स मान लीजिए 100 रुपये देते थे, ठीक है, तो आपका टैक्स का रेट अब सरकार बोलेगी आप 110 रुपये लगेगा। क्यों, क्योंकि बाकी लोगों को चूँकि बिजली देना है तो पैसा कहाँ से लाएगी सरकार, टैक्स से, है ना। तो जब भी कुछ चीज़ फ्री में दिया जाता है तो जो अवसर कॉस्ट होता है वो ट्रांसफर्ड हो जाता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग। तो इसको तो फ़ायदा हो गया जिसको बिजली मिल रहा है, लेकिन भैया इसको नुकसान हो गया जो टैक्स दे रहा है। ठीक है, तो अवसर लागत उत्पाद के उपभोक्ता से कर भुगतान करने वाली जनता को हस्तांतरित की जाती है। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1 को पढ़ लिया। आशा करते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है दोस्तों, ठीक है, ये आपको अच्छा लग रहा होगा। बस आप विश्वास मान के 1 साल जो है साथ में जुड़ के पढ़िए दोस्तों, आपकी तैयारी जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो क्लास 6 का जो एनसीईआरटी चैप्टर 1 था उसको आज हमने पढ़ा दोस्तों, और इकोनॉमी का लेक्चर जो है आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, अभी जो है पॉलिटी का लेक्चर फिर आपका आएगा, जो मैंने आपको बताया कि लक्ष्मीकांत चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम लोग जो है पूरा सिलेबस रिवीजन सब चीज़ कर लेंगे। बस एक साथ जो है चैनल को से साथ जुड़ के पढ़ाई कीजिए, और ये जो
कोर्स है पूरा, जो हमारा जो चलेगा 1 साल तक तैयारी, वो आपका जितना भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, वो चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सबके लिए ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं, लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे दोस्तों के साथ संगति बनाइए। ठीक है, किताबों से दोस्ती कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गायत्री मंत्र का चैंटिंग करते हुए पूरा अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।